जी, कर्नाटक में हमने देखा कि मुसलमान वोट जो है वो बिल्कुल एकजुट होकर पड़ा। इस पूरे इक्वेशन में, जातिगत समीकरण में या जो भी आप समीकरण ला रहे हैं, इसमें मुसलमान वोट मुझे नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में कितने फीसद है और वो क्यों इसमें देखिए, ये जिन जातियों और जिन कास्ट के बारे में मैंने किया, ये वो थे जो इसमें बिखराव और बदलाव हुआ था। मुस्लिम वोटों में कोई ऐसा बिखराव होते हुए नहीं दिख रहा है। भले वो पहले भी एकजुट थे और आज भी थे, तो इस आंकड़े को हम ज्यादा लंबा करें और बहस को ज्यादा लंबा करें। अभी तो कई ओपिनियन पोल हम लेकर आएंगे, लेकिन अब दो बड़े अहम सवाल हो जाते हैं। अगले सवालों का मैं रुख करना चाहूंगी। 2019 से लेकर 2024 के बीच बनी दो गठबंधन सरकारों में से कौन सी सरकार बेहतर है? जब हमने ये सवाल पूछा तो 48% महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए यानी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में मतदान किया, जबकि एमवीए यानी शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन वाली सरकार को 32% मिला। यानी बीजेपी गठबंधन को 48% और कांग्रेस गठबंधन को 32%। तो जाहिर सी बात है कि जो महाविकास आघाड़ी है उससे ज्यादा नंबर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को मिले तो वो बेहतर सरकार साबित हुई है। 17% लोग हैं जिन्हें दोनों गठबंधन की सरकारों में कोई फर्क नहीं लग रहा, वो बिल्कुल एक से ही है, जबकि 3% लोग इस पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। अगले सवाल का मैं रुख कर लेती हूँ। ओपिनियन पोल के दौरान हमने अगला सवाल जो पूछा वो ये कि 2019 में शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाना कितना सही था? इस सवाल के जवाब में 57% लोगों ने कहा कि यह गलत था। यानी उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर जो सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस का साथ दिया उसको लोगों ने गलत माना। 57% लोग इसे गलत कह रहे हैं। 16% लोगों ने शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के फैसले को सही बताया। नए गठबंधन को 21% लोगों ने कुछ हद तक सही कहा, तो 6% लोग इस पर कोई राय नहीं दे पा रहे हैं। समीर जी, ये जो दो सवाल हैं आपने सुन लिए, इसमें लोग ये कह रहे हैं कि साहब उद्धव ठाकरे का गठबंधन में जाना ही गलत फैसला था। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र की जनता जो बेसिकली शिवसेना का बाला साहब ठाकरे समझ से कट्टर समर्थक रहा है, वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस जो 1999 बनी, उसके पहले तो शरद पवार कांग्रेस में थे, तो जिस कांग्रेस के साथ और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों से लड़के जो कैडर हमेशा लड़ता रहा था और शिवसेना का साथ देता रहा था, वही उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। मुझे लग रहा है यह कैडर ने बिल्कुल पसंद नहीं किया होगा। एक बड़ा वर्ग होगा जो कट्टर समर्थक रहा होगा, वह जरूर शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी रहा होगा कि जिन्होंने अजित पवार का देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाना और भाजपा का अजित पवार के साथ सरकार बनाना भी पसंद नहीं किया होगा। इसमें भी हालांकि वो सरकार 48 घंटे में गिर गई, उसमें कोई मतलब लोगों को ओपिनियन के लिए उसमें समय नहीं था। तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ स्थिति वैसी रही है कि भाई उन्हें लगा तो उन्होंने अपनी सत्ता वहां से बनाई, जब बहुमत प्रूव नहीं कर पाया तो सत्ता से बाहर हो गए, इन्होंने सरकार बना ली, टूट भी तो सत्ता से बाहर हो गए। तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये होता है, जो जिस पार्टी का कोर वोटर जो होता है वह कभी ये बर्दाश्त नहीं करता। जाहिर सी बात है, एक विचारधारा के ऊपर के लेवल पे होता है और वो उसी विचारधारा की वजह से आपसे जुड़ा हुआ होता है। जो कट्टर हिंदुत्ववादी जो है लोग, वो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी का वोट बैंक है, वो शिवसेना का वोट बैंक है। अब अगर आप हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका रिपरकेशन जरूर होगा। इस ओपिनियन पोल में मैं सर एक सवाल और ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र की जनता से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे का कामकाज कैसा रहा। इस पर 21% लोगों ने बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कामकाज को बेहतरीन कहा, मतलब बहुत अच्छा कहा। 27% लोगों ने इसे संतोषजनक करार दिया। यानी कुल मिलाकर ये 48% का आंकड़ा होता है। लेकिन 45% लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको बेहद खराब कहा। 7% लोगों ने अपनी टिप्पणी नहीं की। अगला सवाल भी आपके सामने रख देती हूं। जब महाराष्ट्र के लोगों से हमने पूछा कि आपके लिए राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो इस सवाल के जवाब में 28% लोगों ने स्थानीय विकास के काम को मुद्दा बताया, जबकि 22% लोगों ने रोजगार को मुद्दा माना। वहीं 14% लोगों ने किसानों से जुड़े मुद्दे को महत्वपूर्ण कहा। 9% लोगों ने महंगाई और 6% लोगों ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। और यही नहीं, 5% लोगों के लिए तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहा। तो 16% लोगों ने अन्य मुद्दों की बात करी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जब ये विकास, रोजगार, किसान, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इनकी बातें आ रही हैं तो मैं हैरान हूं, क्योंकि वोटर को अंत में आके तो जातिगत समीकरणों पे वोट देना है। यही इतिहास रहा है और यही हमारा अनुभव भी रहा है। क्या कहेंगे मनोज जी? देखिए, ये महाराष्ट्र का अकेला, आप कर्नाटका के साथ चलिए, डेवलपमेंट वहां पे बहुत हाई दिख रहा था। सेकेंड स्टेट ऐसा था जहां महाराष्ट्र में लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और लोग करते हैं। कानून व्यवस्था सबसे नीचे में आ रहा है।
शोभना जी, जो भी जिस भी स्टेट का इलेक्शन होता है वो 3-4 मुद्दों पे होता है कि हमारे स्थानीय विकास कितने हुए हैं, मुद्दे क्या थे और उस पे काम कितने हुए। दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर होता है। तीसरा होता है कि जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी कार्यों में करप्शन है, उसके लिए स्टेट का बस इलेक्शन इसी पे आता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेट का इशू कभी नहीं रहा हुआ है, महंगाई स्टेट का इशू कभी नहीं रहा है, इस पे सेंट्रल पे इफेक्ट पड़ता है। और इस पूरे आंकड़े में मैंने देखा कि ये 2 मुद्दे सबसे नीचे में है। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संतुष्टि दिख रही है, जो हमें सीटों के ऊपर दिख रहा है कि लोग उसको वोट कर रहे हैं कि वहां पर ये मुद्दे नहीं है जो लोगों को इफेक्ट करे स्टेट इलेक्शन के लिए। ठीक है, सुनील जी। ये जो मुद्दे हैं वो एकदम सही है कि महंगाई का मुद्दा या बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो स्टेट के ऊपर आता नहीं है, तो उसके मुताबिक ही है कि जो विकास के मुद्दे हैं या भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, इसी को तवज्जो देते हैं जब राज्य के सरकार का आकलन करना होता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो संतुष्टि और जो उद्धव ठाकरे के बारे में जो ये हुआ है कि उनका काम 21% लोगों ने पसंद किया, तो वो कोरोना इफेक्ट जो है और वो जो काम नहीं कर पाए, घर से सरकार चला रहे थे, उसका भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर असर हुआ है। ये कोरोना इफेक्ट उनको बहुत महंगा पड़ा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। समीर जी, आखिर टिप्पणी। मुझे लग रहा है कि बेसिकली महंगाई को बहुत कम लोगों ने 6 या 7% लोगों ने एक मुद्दा माना है, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। बढ़ते सिलेंडर की जो कीमत है, मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों से बात करी, वो तो जानलेवा है लोगों हर घर की समस्या है। हर 20 अगर बड़ी गृहस्थी है, 5 से 6 लोग परिवार में है, माता पिता बच्चे और पति पत्नी, तो आज समझिए कि 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है। और मैं नहीं मानता कि भाई एक गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी ये मानता है कि स्टेट का इशू नहीं, सेंटर का इशू है, उसे तो महंगाई से मतलब है। और जब राज्य में डबल इंजन की सरकार हो तो भैया कहने के लिए तैयार नहीं रहता कि भाई आपकी सरकार प्रदेश में भी और आपकी केंद्र में भी है, तो महंगाई क्यों है। तो मुझे लग रहा है कि महंगाई बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। 6% लोगों ने कहा है। और रही विकास की बात, तो विकास को लेकर लोगों के अलग अलग, विकास कोई एक चीज तो ही नहीं, विकास के लेकर मापदंड लोगों के क्या है, विकास को कौन किस तरीके से देखता है, सबका परसेप्शन अलग होता है, तो वो एक बड़ा वास्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुझे लगता है कि लोग जरूर परेशान रहे होंगे कि जिस हिसाब से मतलब गृह मंत्री तक चले गए थे, करप्शन के आरोप में जेल चले गए थे, लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरीके से मर्डर्स हो रहे थे, या जिस तरह से एंटेलिया का कांड हो गया था, कि जिस तरीके से अंबानी के घर तक मतलब धमकी पहुंच गई थी, तो मुझे लग रहा है कि एक मुद्दा रहा होगा लॉ एंड ऑर्डर का। बिल्कुल। और आप अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लोगों के लिए। हम जब भी फील्ड में, मैं 15-20 दिन रही उत्तर प्रदेश चुनाव कवर करने में, तो लोगों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था हमारी 16 के 16 नगर निगम चुनाव योगी लॉ एंड ऑर्डर पे ही जीते हैं। हाँ। मतलब योगी का सबसे बड़ा काम लॉ एंड ऑर्डर रहा है कि जो हिसाब से उन्होंने काम किया है। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की जनता ने किस आधार पे किया है, मतलब ठीक है, जैसे महाराष्ट्र की जनता को ओपिनियन है। अभी तो बहुत बदलेंगे आंकड़े। अभी तक चुनाव आने में 288 सीटों का क्या गणित निकलेगा। मनोज जी, आखिरी टिप्पणी आपके साथ, क्योंकि दिख ही रहा है कि शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी को जो है वो 46% वोट मिल रहा है और महाविकास आघाड़ी को 35% मिल रहा है, तो ये तो दिख ही रहा है साफ साफ। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये और हवा बीजेपी के फेवर में जाएगी या कुछ बदलाव देखो सकते? नहीं, यदि आप अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे तो बीजेपी के ही पक्ष में बढ़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा कारण आपको बता दें सोमनाथ जी, हम लोगों ने तो सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर इस पे ओपिनियन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में, उसके जहन में ये गूंज रहा है 2024 इलेक्शन। तो जब भी ये ओपिनियन पोल स्टेट का देगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में 2024 में होने वाले पार्लियामेंट भी हुए, तो इसीलिए वो उन चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पे पोल किया है। तो कहीं मोदी का इमेज ये शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं सहायता पहुंचाया है, ये मेरा ओपिनियन है। मानना है कि ये पार्लियामेंट को देखकर ही ओपिनियन पोल में भी पोल हुए हैं और इसका फायदा मिला हुआ है। तो मैं एक बार देखिए फाइनल आंकड़ा, क्योंकि स्क्रीन पर आ रहा है, तो अपने दर्शकों को फिर बता देती हूँ कि अगर आज चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में तो बीजेपी गठबंधन यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को 165 से 185 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 88 से 118 और एमएनएस के खाते में 2 से 5 जा रही है। यानी आज का जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम तस्वीर देखें तो बीजेपी गठबंधन के हक में, फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पास वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ओपिनियन पोल में मुझसे जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।